गंजी बहू की मेहंदी छुटिया। सुमन महज 25 वर्षीय युवती थी और 25 वर्ष में सुमन अब गंजी हो चुकी थी, क्योंकि उसको कुछ साल पहले एलोपेसिया नामक एक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में सुमन के सारे बाल धीरे धीरे झड़ जाते हैं और अब सुमन गंजी हो जाती है। सुमन अपने इस गंजेपन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वे आए दिन तनाव में रहती थी। इसमें सुमन की कोई गलती नहीं थी। आसपास का माहौल ऐसा था जो उसे खुद की हकीकत को स्वीकार करने नहीं दे रहा था, और इसमें सबसे बड़ा योगदान सुमन की सास शिमला का था, जो आए दिन उसे ताना दिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह सुमन को उठने में जरा देरी हो जाती है, जिस वजह से उसकी सास चिल्लाने लगती है, अरे ओ टकली, नाश्ता मिलेगा या नहीं, या फिर तेरा ये टकला सर देखकर मैं पेट भर लूं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे हम लोगों ने, जो इस जन्म में ऐसी नालायक बहू मिल गई है। ना शक्ल, ना सूरत, ना सर पे बाल है, ना कोई काम आता है। अरे अगर घर परिवार संभालने में तुझे दिक्कत हो रही है तो मेरे बेटे को तलाक क्यों नहीं दे देती? मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तुझे बुरा नहीं लगता क्या मेरे बेटे के लिए? जब तक तेरे सर में बाल था तब तक तो समझ आता था कि प्यार मोहब्बत है। अब तो तू टकली हो चुकी है। मेरे बेटे की भलाई के लिए उसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकूं? सुमन किचन में काम करती हुई रो रही थी। सुमन को अपने बीते दिन याद आने लगते हैं, जब सुमन के काले लंबे घने बाल थे। इसी काले लंबे घने बाल के कारण हर कोई सुमन की ओर आकर्षित होता था। हर कोई इसकी सुंदरता की तारीफ किया करता था। कॉलेज के दिनों में सुमन और आकाश दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी भी कर ली। कुछ सालों तक तो उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो जरूर होता है। सुमन को क्या पता था कि जो परिवार आज इतना प्यार दे रहा है वही आगे चलकर उसके बुरे समय में उसका साथ नहीं देगा, बल्कि ऐसा गंदा व्यवहार करेगा। ऐसे ही शाम को आकाश ऑफिस से घर आता है। सुमन का उदास चेहरा देखकर आकाश बोलता है, क्या हुआ सुमन, उदास नजर आ रही हो? सब ठीक है ना? आकाश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारे पास आगे बहुत सारी चीजें हैं और मेरी जिंदगी तो देखो खराब हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसलिए तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, दूसरी शादी कर लो, और इससे माँ जी भी खुश हो जाएगी और तुम भी खुश हो जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो सामने से बाकी लोग क्या ही करेंगे। अच्छा, तो मतलब मैं दूसरी शादी कर लूं? तुम यही चाहती हो ना? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। एक बार बताओ, जो चीज तुम्हारे साथ है अगर वही मेरे साथ हो जाती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती या दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती? या फिर अगर मैं तुमसे ये बात बोलता तो तुम्हें कैसा लगता? मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आकाश, सिचुएशन को भी तो देखो ना। मेरे जैसे इंसान के साथ लाइफ काटने से बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना पता है तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना बनाया है, तो अब जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। और तुम इतना टेंशन मत लो यार, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, जानता हूँ कि माँ का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये सोचो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर माँ की बातों को इग्नोर करो। अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनको बार बार किसी चीज के लिए बोलना अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन की बेस्ट फ्रेंड प्रिया का बर्थडे था। सुमन अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया को बर्थडे विश करती है और कहती है, अरे प्रिया, पार्टी कब देगी? देगी भी या नहीं? हाँ यार, क्यों नहीं यार, मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है, सिर्फ तुझे छोड़कर, क्योंकि तेरे बारे में ना मुझे सब कुछ पता है। तो और ऐसे में तुझे बुलाकर मैं अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहती। अगर सच में तू इंटरेस्टेड है मेरी पार्टी में आने के लिए, तो अपने सर पर ना नकली बालों वाला विग लगा कर आई हो, समझी? अगर तू सच में इंटरेस्टेड है तो मेरी पार्टी में आने के लिए, ताकि किसी को पता न चले कि तू गंजी है, क्योंकि हर कोई पार्टी में तेरा मजाक बनाएगा, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। अगर तू विग लगाकर मेरी पार्टी में आना चाहती है तो आ जा, नहीं तो रहने दे, कोई फायदा नहीं है तेरा आने का। अरे नहीं नहीं प्रिया, मैं तो मजाक कर रही थी। तुझे क्या लगता है मैं पार्टी में आऊंगी? अरे शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लड़कियों का लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई है। और मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि तू अपनी पार्टी एंजॉय कर। हाँ यार, मुझे माफ करना, अगर तू गंजी नहीं होती तो शायद मैं तुझे पार्टी में बुला लेती, लेकिन अब ऐसे में अपनी पार्टी पूरी खराब नहीं कर सकती मैं। इतना बोलकर प्रिया फोन रख देती है। तभी अचानक से प्रिया के फोन पर प्रिया की दोस्त काजल का फोन आता है।
वे दोनों आपस में सुमन के बारे में बातचीत करते हैं। तभी काजल प्रिया से बोलती है, अरे तूने उसे मना क्यों किया? तुझे पता है पार्टी में ना डांस करना, खाना पीना, इन सब के अलावा एक मोमेंट ऐसा होता है जहाँ पर अपनी पार्टी को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि हम सुमन को जिद करके बार बार पार्टी में आने के लिए बोल देते हैं। जैसे वो मना करेगी लेकिन हम उसे बार बार जिद करके बुलाते हैं, और जब वे आएगी तब उसके गंजेपन का मजाक बनाएंगे। पार्टी का माहौल बदल जाएगा एक अलग सा। और मेरे पास उसके गंजेपन का मजाक बनाने का भी प्लान है। हाँ यार, और मेरी पार्टी सबको याद भी रहेगी। चल तू टेंशन मत ले, मैं थोड़ी देर में फोन करके सुमन को मनाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी ही देर में सुमन के पास प्रिया का फोन आता है। प्रिया सुमन से बार बार जिद कर रही थी, उसे पार्टी में बुलाने की कोशिश कर रही थी। सुमन उससे बोलती है, देख प्रिया, तेरे को तो पता है ना मेरी क्या सिचुएशन है अभी। ऐसे में पार्टी में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई मेरा मजाक बनाएगा, खास करके तेरे सारे फ्रेंड। और रहने दे यार, तू एंजॉय कर। यार तुझे ना मेरी कसम है, तुझे आना ही पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा गंजापन छुपा सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद शामिल हो जाना मेरी खुशी में। सुमन प्रिया की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर वालों से परेशान होकर सुमन प्रिया की पार्टी में चली जाती है, जहाँ सब लोग अच्छे से रेडी हो रहे थे। तभी प्रिया और काजल दोनों मिलकर सुमन के सर पर मेहंदी की तरह एक डिजाइन बना देते हैं और मेहंदी की नकली चोटी बना देते हैं। थोड़ी देर में प्रिया सुमन से कहती है, अब देख कितनी अच्छी लग रही है तू। पार्टी में कोई इतना ध्यान से नहीं देखेगा, चल जल्दी से चल। प्रिया जबरदस्ती सुमन को पार्टी में अपने दोस्तों के सामने ले आती है, जहाँ सब लोग मेहंदी वाली चोटी देखकर उसका मजाक बनाते हैं। सुमन को बहुत बुरा लगता है और वे वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। यह देखकर विमला को बहुत बुरा लगता है। विमला उसके पास जाती है और दरवाजा बार बार खटखटाती है, लेकिन सुमन दरवाजा नहीं खोल रही थी। वे सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से आकाश वहाँ जाता है और किसी तरह से खिड़की के रास्ते पर जाकर सुमन को बचा लेता है। उसके बाद विमला और आकाश उसे बहुत समझाते हैं। विमला भी अपनी गलती और अपने ऐसे बर्ताव के लिए अपनी बहू से माफी मांगती है। मोहन एक नंबर का पियक्कड़ इंसान था। वे आए दिन घर में दारू पीकर अपनी पत्नी पार्वती के ऊपर अत्याचार किया करता था। उसे बेरहमी की तरह मारा पीटा करता था। ऐसे ही एक रात मोहन बहुत ज्यादा दारू पीकर आया था। पार्वती किसी तरह से अपने पति को समझा बुझाकर कमरे में ले जाती है और उसे खाना खिलाने लगती है। अचानक किसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वह पार्वती को बिना बात के मारने लगता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। उसके रोने की आवाज सुनकर पार्वती की सास कुंती वहाँ जाती है और अपने ही बेटे को सुनाते हुए कहती है, अरे कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती क्या? बहू को इतना मार रहा है। अरे वे तेरी बीवी है, ना कि ढोल। जब तेरा दिल चाहे तब तू उसे बजाता रहे। भाई मेरी घरवाली है, मेरा जब दिल करेगा तभी इसे मारूंगा, जब मन करेगा तभी से प्यार करूंगा, क्योंकि ये मेरे पैर की जूती है। इसे यहाँ पर शादी करके लाया हूँ, इसलिए मेरा जो दिल करेगा वो करूंगा इसके साथ। पति पत्नी के मामले में कोई नहीं बोल सकता, तू भी नहीं बोल सकती माँ, तो हमारे बीच में मत आ। बकवास किया तो दो तेरे थप्पड़ मुंह में मारूंगी। तुझे क्या लगता है ये सिर्फ तेरी बीवी है? अरे ये मेरी बहू और मेरी बेटी है, और अगर इसके साथ कुछ भी बुरा होगा ना, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये मत सोच कि तू उसके साथ कुछ भी करेगा। मोहन बहुत नशे में था। वह बिस्तर पर गिरकर तुरंत सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह मोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह अपनी पत्नी से माफी मांगता है। पार्वती मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे दोस्तों ने मुझे पिला दी और मैं बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए मैंने तुझे बिना बात के मारा। मुझे तेरा जख्म देखकर ना बहुत दर्द हो रहा है। सच में मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, अपनी बीवी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। माफ कर दे पार्वती। तेरे पैर कहाँ हैं? शायद तेरे पैर छूकर ही मुझे सुकून मिले। देखिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना था आपने वो सब कर दिया। अब ठीक नहीं हो सकती चीजें। अगर आप सच में कुछ ठीक करना चाहते हैं तो बस पीना बंद कर दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पार्वती मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मैं दारू नहीं पीऊंगा। अब मैं जितना कमा लूंगा उतना तेरे हाथ में रखूंगा। जी नहीं, अपनी कमाई माँ जी के हाथ में रखो। कोई शिकायत नहीं है कि आप ये पैसे माँ जी के हाथ में देते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप माँ जी को दो। सच में तू बहुत अच्छी है रे पार्वती। मैं ही निकम्मा हूँ जो हमेशा तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करता रहता हूँ। कुछ दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। मोहन को फिर से दारू पीना था, इसलिए वे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर दारू पी आता है। जब ये बात पार्वती को पता लगती है
तो वह मोहन से बहुत लड़ने लगती है। आपने उस दिन मेरे सर की कसम खाई थी ना, उसके बावजूद आपने मेरा मंगलसूत्र बेच दिया और आज भी करके आ गए। शर्म नहीं आती क्या आपको ये सब करते हुए? क्या चाहते हो कि मैं और माँ जी यहाँ से चले जाएं? अब तू है मेरे प्यार की ज्योति, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा? और ये तेरी औकात नहीं है कि तू घर छोड़कर जाए। तेरे माँ बाप ने दहेज में दिया ही क्या था जो तुझे मैं पलकों पर बैठा कर रखूं? तेरा काम जो है वो काम किया कर। रही बात मंगलसूत्र बेचने की, तो बेचूंगा। मेरा बस चले तो पूरा घर बेच दूं। हाँ, घर बैठोगे, मारोगे, चोरी करोगे, फिर उसे बेचकर दारू पी कर आओगे। हर एक नल्ला आदमी कर ही कह सकता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप असली मर्द होते तो शायद ये सब नहीं करते। इसी बात को लेकर मोहन को गुस्सा आता है और वे पार्वती को मारने लगता है। वे उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसमें पार्वती का सर दीवार में जाकर टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। यह सब देखकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और वे तुरंत पुलिस को कॉल करके अपने बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस करती है और मोहन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहन की कोई जमानत करवाने को तैयार नहीं था। दोनों सास बहू अब अकेले ही अपना गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपनी बहू के साथ मिलकर घर का काम कर रही थी। कुंती छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक से कुंती का पैर फिसल जाता है और वे छत से नीचे गिर जाती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बाजी के साथ? भगवान के लिए उन्हें ठीक कर दो, वही मेरा जीने का सहारा है। अगर वे ना रही तो मेरा जीना बेकार है। थोड़ी देर बाद कुंती को होश आ जाता है, लेकिन इस हादसे में कुंती का एक पैर अपाहिज हो जाता है। कुंती अब एक बैसाखी के जरिए चला फिरा करती थी। देखते ही देखते कुछ महीने और गुजर गए। बेचारी पार्वती अकेले घर और दोनों को साथ देखा करती थी। वह एक जगह मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी, उससे ही पूरा घर चलाया करती थी। धीरे धीरे अब मानसून का दिन नजदीक आ रहा था। मूसलाधार बारिश ने गरीबों का जीना दूभर कर रखा था। ऐसे ही एक रात कुंती और पार्वती दोनों अपने कमरे में सो रही थी। रात को बहुत जोर से बारिश आना शुरू हो जाती है। कुंती और पार्वती दोनों के घर में बारिश का पानी जमा हो जाता है। पार्वती किसी तरह से अपनी सास को बेड के ऊपर रखती है और खुद रात भर पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही सुबह बारिश थोड़ी शांत हो जाती है और वो बाजार से एक बहुत बड़ी पन्नी लाती है और वे पन्नी अपनी छत पर लगा देती है। माँ जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने छत पर पन्नी लगा दी है। अब बारिश का पानी नीचे नहीं आएगा और ना ही हमारी छत टपकेगी। तुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहू। एक तो मेरा बेटा निकम्मा, ऊपर से मैं अपाहिज। तुझे कितना सब कुछ सहने को मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपने मुझे अपनी बेटी की तरह माना है और हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया है। मेरा पति तो सच में निकम्मा है, लेकिन भगवान ने मुझे माँ अच्छी भी तो दी है। कहते हैं ना, जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी भगवान कुछ ऐसे रिश्ते दे जाता है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि आप। दोनों सास बहू किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन अचानक मोहन जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ जाता है। इतने महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे दारू पीने का सबक मिल जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी और माँ से दोनों से माफी मांगता है। माँ, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? अगर मैं सही रहता ना तो शायद ये सब कुछ ना होता, लेकिन मैंने अपनी पत्नी और माँ दोनों की जिंदगी नर्क बना दी, साथ में खुद की भी। लेकिन मुझे ना अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसका भी क्या फायदा? मेरी माँ तो अपाहिज हो गई ना। जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम ठीक नहीं कर सकते। रही बात मेरी अपाहिज होने की, तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अच्छे से कमा लूंगा, अच्छे से रहूंगा और आप दोनों को हर वो खुशी दूंगा जिसकी आप दोनों असली हकदार हैं। मोहन अपनी माँ और पत्नी दोनों से माफी मांगता है। दोनों उसे माफ कर देती है, जिसके बाद मोहन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वह खूब मेहनत करता है और अपनी माँ और पत्नी दोनों की ख्वाहिशें पूरी करता है।